नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। एनआईए ने शुरू की पहलगाम आतंकी हमले की जांच। हमले से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की बारीकी से मंथन। खुफिया एजेंसियों ने तैयार की 14 स्थानीय आतंकवादियों की सूची। आतंकवाद के खात्मे को लेकर सरकार एक्शन मोड में। सीडीएस अनिल चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षा तैयारियों को लेकर अहम बैठक। जम्मू कश्मीर में अब तक 10 आतंकियों के घर ध्वस्त। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में देश की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, गुनहगारों को सजा और पीड़ितों को हर हाल में मिलेगा न्याय। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बाइक से टकराकर कुएं में गिरी कार, 10 लोगों की मौत। बचाने उतरे शख्स ने भी तोड़ा दम। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा उच्च अधिकारियों के साथ मौके पर मौजूद। और भविष्य की हर चुनौती से निपटने को तैयार भारतीय नौसेना। एंटीशिप मिसाइलों का सफल परीक्षण। नौसेना का संदेश, देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद बढ़ी सुरक्षा चिंताओं के बीच खुफिया एजेंसियों ने 14 स्थानीय आतंकवादियों की एक सूची तैयार की है। सूत्रों के अनुसार 20 से 40 वर्ष की आयु के ये व्यक्ति पाकिस्तान से विदेशी आतंकवादियों को रसद और जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान कर सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। पहचाने गए आतंकियों का संबंध पाकिस्तान समर्थित 3 प्रमुख आतंकी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से है। सूत्रों ने जिन आतंकियों के नाम साझा किए हैं उनमें आदिल रहमान डेंटो, आसिफ अहमद शेख, एहसान अहमद शेख, हारिस नजीर, आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट, आसिफ अहमद खांडे, नसीर अहमद वानी, शाहिद अहमद कुटे, आमिर अहमद डार, अदनान सफी डार, जुबैर अहमद वानी, हारून राशिद गनी और जाकिर अहमद गनी है। सूची के मुताबिक 3 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन, 8 लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी जुड़े हैं। एजेंसियों ने इन स्थानीय आतंकियों की पहचान ऐसे समय में की है जब वो सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रयासों को तेज कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा जिलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। एजेंसियां इन 14 आतंकियों के 22 अप्रैल के हमले में शामिल 5 आतंकियों के साथ संबंधों की भी जांच कर रही है। हमले में शामिल 5 आतंकियों में 3 पाकिस्तानी नागरिक आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा और 2 स्थानीय आतंकी आदिल गुरी और एहसान शामिल हैं। 3 पाकिस्तानी आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए हैं और इसके साथ साथ अन्य एजेंसियां जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जांच में जुटी हुई हैं। आतंकवादियों और आतंकी संबंधों पर अपनी व्यापक कार्रवाई जारी रखते हुए सुरक्षा बलों ने बांदीपोरा जिले के चोटीपुरा गांव में एक आतंकवादी के घर को ध्वस्त कर दिया है। मतलब एक और आतंकवादी का घर यहां ध्वस्त हुआ है। पहलगाम के बैसरन मैदान में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से अब तक कश्मीर में आतंकियों के 10 घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार 2 स्थानीय आतंकियों आसिफ शेख और आदिल हुसैन ठाकुर के घरों को सुरक्षा बलों ने 2 दिन पहले ध्वस्त कर दिया था। गंदेरबल, बांदीपोरा, शोपिया, अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा में 8 अन्य घरों को ध्वस्त किया गया। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ध्वस्तीकरण और तलाशी का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करना है। और ये हमने आपको तस्वीर बताई कि किस तरीके से भारतीय सेना लगातार वहां पर आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले रही है। और अब ये समझना भी जरूरी है क्योंकि सारा देश इस वक्त इस बात का इंतजार कर रहा है कि जो मौतें हुई हैं
उन मौतों का बदला लिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 10 आतंकवादियों के घर ध्वस्त किए गए। 2024 में वापस लौटा था आदिल हुसैन ठोकर, जो कि बिजबेहरा अनंतनाग का रहने वाला है, और लश्कर तैयबा का आतंकी पहलगाम हमले में शामिल था आसिफ शेख, जो कि त्राल पुलवामा का रहने वाला है। 2018 में पाकिस्तान में प्रशिक्षण लिया और 2024 में उसका नाम आया। 2018 में, जैसा कि हमने आपको बताया, उसने प्रशिक्षण लिया और 2024 में वो कश्मीर लौटा। आपको बता दें कि शाहिद अहमद कुट्टे चोटीपुरा शोपिया का रहने वाला है, लश्कर तैयबा का कमांडर बताया जा रहा है। पिछले 3-4 सालों से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल था। 25 अप्रैल 2025 को इसका घर विस्फोटक से ध्वस्त कर दिया गया। जाकिर अहमद गनी मतलहामा कुलगाम का रहने वाला है। 2023 से सक्रिय आतंकी गतिविधियों में शामिल है। 25 अप्रैल को जाकिर अहमद गनी का घर भी विस्फोट से ध्वस्त कर दिया गया। आतंकी हारिस अहमद काचीपोरा पुलवामा का रहने वाला है। 25 अप्रैल को हारिस अहमद का घर भी विस्फोटक से ध्वस्त कर दिया गया। फारूक अहमद तेडवा नारीकोट कलारूस कुपवाड़ा का रहने वाला है। इसका घर 26 अप्रैल 2025 को विस्फोटक से ध्वस्त कर दिया गया। आतंकी अदनान साफी डार वंडीना जैनपुरा शोपिया का रहने वाला है। 26 अप्रैल को इसका भी घर नस्तनाबूद कर दिया गया। जमील अहमद शीर गोजरी नाच कॉलोनी बांदीपुरा का रहने वाला है। 26 अप्रैल 2025 को विस्फोटक के माध्यम से इसका भी घर खाक में मिला दिया गया। जैश ए मोहम्मद से जुड़ा 2024 में सक्रिय आमिर नजीर वानी, 26 अप्रैल को इसका घर भी विस्फोटक से ध्वस्त कर दिया गया। तो आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन, और ये भारतीय सेना का एक तरीके से बदले की अभी तो बस शुरुआत है। और फिर भी भारत सहित जो शहीद हुए हैं, जो इस आतंकी हमले में मारे गए हैं लोग, उनके परिजन भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनकी परिजनों की शहादत के साथ न्याय होगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर एक्शन तेज हो गया है। जैसा कि हमने आपको अभी भी बताया, आतंकवादी तंत्र के खिलाफ रविवार को भी कार्रवाई जारी रखते हुए प्राधिकारियों ने बांदीपोरा, पुलवामा, कुपवाड़ा और शोपिया जिलों में सक्रिय 4 आतंकवादियों के घर ध्वस्त कर दिए। बांदीपोरा का जमील अहमद शेरगोजी 2016 से लश्कर तैयबा का सक्रिय आतंकवादी था, जिसके घर की तलाशी के दौरान विस्फोट कर 2 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया गया। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार मिश्र की ये रिपोर्ट। ये बांदीपुरा में मकान है जमील अहमद शेरगोजी का। 2016 से लश्कर तैयबा में सक्रिय आतंकवादी के रूप में इस मकान को पूरी तरीके से ये मकान ज़मींदोज हो गया है। घाटी में आज 4 जगहों पर इस तरीके से कार्रवाई की गई है। आमिर नजीर वानी त्राल पुलवामा का घर ध्वस्त हो चुका है। अदनान शाफी जैनापुरा शोपिया, उसका घर ध्वस्त हो चुका है। फारूक अहमद कुपवाड़ा का सक्रिय आतंकवादी था, उसका घर ध्वस्त हो चुका है। और ये मकान जो आप देख रहे हैं जमील अहमद शेरगोजी का मकान है, पूरी तरीके से ये ध्वस्त हो गया है। घाटी में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और उन सभी ऐसे तत्वों की पहचान की गई है। तकरीबन 14 से अधिक सक्रिय आतंकवादियों के सूची जारी की गई है और ये माना जा रहा है कि उन पर इस तरीके की कार्रवाई होगी। 150 से ज़्यादा अनेक सक्रिय लोगों को, जो कि अलग अलग तरीके से आतंकवाद में शामिल होते हैं या किसी तरीके से उनको लॉजिस्टिक्स मुहैया कराते हैं, उनसे भी पूछताछ की गई है, उनको भी हिरासत में रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी कार्रवाई समूची घाटी में चल रही है। पहलगाम हिंसा के बाद NIA ने इसकी जांच पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ली है। NIA की टीम पूरे घटनाक्रम पर सभी कड़ियों को जोड़कर ये सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि किस तरीके से आतंकवादियों ने इस जघन्यतम बर्बर घटना को अंजाम दिया था। हिंसा में शामिल हर एक उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है और उसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा जो जिसने किसी भी तरीके से इस हिंसा को अंजाम देने में अपनी भूमिका निभाई है। माना यह जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर 14 से 15 सक्रिय आतंकवादियों ने पहलगाम हिंसा में शामिल होकर किसी न किसी तरीके से उनको मदद मुहैया कराई थी। कुछ की सक्रिय भागीदारी थी, कुछ उसमें शामिल भी थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चौतरफा कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ घाटी में लगातार जारी है। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज़, बांदीपोरा। और इस खबर के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की अगुवाई में आज उधमपुर प्रशासनिक मुख्यालय में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की गई। केंद्रीय मंत्री ने एक्स हैंडल पर बैठक की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि वरिष्ठ सुरक्षा और प्रशासनिक अधिकारियों ने ब्रीफिंग दी और उधमपुर कठुआ क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी और तलाशी अभियानों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि जम्मू और कश्मीर में समग्र सुरक्षा स्थिति पर भी चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। और आपको बता दें कि CDS चीफ अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस मुलाकात के दौरान सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों के सफाए और भविष्य में सुरक्षा की रणनीति के लिहाज से इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ब्रिटेन के अपने समकक्ष डेविड लैमी से बात की। पहलगाम आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में हुई इस बातचीत में दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को रेखांकित किया। डॉक्टर एस जयशंकर दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने साझा करते हुए लिखा कि आज ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी से बात की। पहलगाम में सीमा पार से हुए आतंकवादी हमले पर चर्चा की। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 121वां एपिसोड था। प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले की पीड़ा को बयां किया। साथ ही कहा कि हमले के गुनहगारों को कठोरतम सजा दी जाएगी। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की एक बार फिर कड़े शब्दों में निंदा की। पीएम ने कहा कि इस घटना से गहरा दुख पहुंचा है, लेकिन आतंक के आका कभी भी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होंगे। ये साजिश कश्मीर के विकास में बाधा नहीं बन सकती। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए, और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने फोन करके और पत्र लिखकर हमारे साथ एकजुटता जाहिर की है। पीएम ने पहलगाम हमले के गुनाहगारों को सख्त सजा दिलाने की बात कही। साथ ही कहा कि पीड़ितों को हर हाल में न्याय मिलकर रहेगा।
भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में 140 करोड़ देशवासियों के साथ ही पूरा विश्व भारत के समर्थन में खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पहलगाम हमले के बाद एफबीआई निदेशक काश पटेल ने भारत को पूर्ण समर्थन देने की बात कही। काश पटेल ने कहा कि आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। एफबीआई निदेशक ने कहा कि पहलगाम हमला दुनिया के सामने आतंकवाद की बुराई से लगातार आने वाले खतरों की याद दिलाता है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी और आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी। ट्रंप ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए इसे जघन्य अपराध कहा था। साथ ही इस मामले में भारत को पूरा समर्थन व्यक्त किया था। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक बाइक सवार सहित कार सवार 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि आंतरी माताजी के दर्शन के लिए जा रही कार बाइक से टकराकर बिना मुंडेर के कुएं में जा गिरी। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। शवों को कुएं से निकालने के लिए एसडीईआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। वैन को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। घायलों में शामिल 3 साल की बच्ची समेत 4 लोगों को रेस्क्यू करके मंदसौर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार सवार सभी लोग रतलाम के बताए जा रहे हैं। जानकारी मिलने पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और डीआईजी मनोज कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के बूढ़ा चक्रावत फटे पर रविवार दोपहर करीब 2 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। वहीं घायलों को बचाने के लिए कुएं में उतरे दौरवादी निवासी मनोहर सिंह नामक युवक की भी गैस के कारण दम घुटने से मौत हो गई। बहुत ही दर्दनाक घटना है। अभी लगातार रेस्क्यू चल रहा है, पूरा प्रयास किया जा रहा है और लगभग 8 लोगों को तो अस्पताल भेज दिया गया है। अभी अंदर से निकालना बाकी, रेस्क्यू चल रहा है। भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने आतंकवाद को लेकर कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं द्वारा पहलगाम आतंकी हमले पर की गई टिप्पणियों को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कांग्रेस आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपना रही है। एक तरफ वो ऑल पार्टी मीटिंग में भारत सरकार के समर्थन की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके नेता पीड़ितों को अपमानित करने का काम करते हैं और पाकिस्तान को कवर फायर देते हैं। कांग्रेस पार्टी गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है। एक तरफ अपने वचनों के जरिए ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं कि हम कंप्लीटली समर्थन करेंगे, दूसरी तरफ अपने अलग अलग नेताओं से ऐसे बयान दिलवाते हैं जो विक्टिम्स को इंसल्ट करते हैं और एक तरीके से कवर फायर पाकिस्तान को देते हैं। कर्नाटक के कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि आतंकवादियों ने धर्म नहीं पूछा, जो एक विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स पर इंसल्ट है। इन सब से यही साबित होता है कि जैसे 26/11 के बाद में कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, ठीक उसी नीति और नियत के हिसाब से आज कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को अपने बी और सी टीम्स के जरिए एक क्लीन चिट देने का प्रयास कर रही है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि भारत का मजबूत विदेशी भंडार और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई जीडीपी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के निवेश को आकर्षित कर रही है। नई दिल्ली के म्यूचुअल फंड मैनेजरों और वित्तीय सलाहकारों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने यह बात कही। इस संबोधन को लेकर वाणिज्य मंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि भारत के मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति पर प्रकाश डाला, जो वैश्विक और घरेलू दोनों पूंजी को आकर्षित कर रहा है। आज मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से हमारा देश अपनी प्रतिस्पर्धी शक्तियों और बढ़ती विनिर्माण क्षमताओं के बल पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में और अधिक एकीकृत हो गया है। हमारी ग्रोथ स्टोरी सुरक्षित, संरक्षित और स्थिर है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान ऐसे समय पर आया है जब देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से धन जुटाने के लिए बैंक खाता खोले जाने का दावा पीआईबी की पड़ताल में झूठा पाया गया है। व्हाट्सएप संदेश में जिस बैंक खाते का उल्लेख किया गया है वो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण या हथियारों की खरीद के लिए नहीं है। यह बैंक खाता अक्टूबर 2022 में सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष उन सैनिकों के परिवारों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया था जिन्होंने सैन्य अभियानों के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी या घायल हुए। गौरतलब है कि वायरल हो रहे व्हाट्सएप संदेश में लोगों से प्रतिदिन 1 रुपए दान करने की अपील की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के सुझाव पर मोदी सरकार ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और युद्ध में घायल या शहीद सैनिकों की मदद के लिए यह खाता खोला है, जबकि सच्चाई यह है कि हाल फिलहाल ऐसी कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है और ना ही ऐसा कोई फैसला किया गया है। वायरल पोस्ट में यह भी कहा गया है कि इस फंड का उपयोग सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए हथियार खरीदने के लिए किया जाएगा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, नहीं टेस्ट का असली टेस्ट एमडीएच जिन जगह लिखते हैं। अबे दे दूंगा पैसे यार, चिल। आज पैसे दे रहा? अच्छा बहु बशाई, समोसा स्प्लिट करने से प्यार बढ़ता है और बिल स्प्लिट करने से दोस्ती। स्प्लिट करिए कोई भी पेमेंट, भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट ऐप। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एनिमेशन और विजुअल स्टोरी टेलिंग के क्षेत्र में उभरती भारतीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। इस प्रतियोगिता में पूरे भारत से 42 पैनलिस्ट चुने गए, जिनमें से प्रत्येक को उनकी कहानियों, विजुअल पेश करने के तरीकों और संभावित वैश्विक प्रभाव के आधार पर चुना गया। इन प्रतिभागियों में छात्र, फ्रीलांसर और कलाकार भी शामिल हैं। एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज देश के एनिमेटरों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर पर सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण और एक्सपोजर मिलने में सहायता मिली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित और डांसिंग एटम्स द्वारा आयोजित यह चैलेंज एनिमेशन और डिजिटल स्टोरी टेलिंग में वैश्विक पहचान बनाने की भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। चैलेंज यही है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर सिखाया जाए एजुकेशन में ही। बचपन से ही अगर हम बच्चों को सिखा देते हैं कि एक कहानी का स्ट्रक्चर कैसे लिखना है। हम पिक्चर ज़रूर देखते हैं पर उसका स्ट्रक्चर क्या है वो हमें पता नहीं होता है।
तो वो अगर हम स्किल डेवलपमेंट में पहले से ले लेते हैं तो मुझे लगता है वो बहुत ही सही होगा। वेव्स के माध्यम से और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा जो ये क्रिएट इन इंडिया चैलेंज बनाया गया है, मुझे लगता है ये दरवाजे अभी खुल रहे हैं। शंघाई में ड्रीम वर्क्स एनिमेशन में क्रिएटिव मैनेजमेंट की प्रमुख और रिदम एंड ह्यूज एशिया की कार्यकारी निदेशक सहित कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने वाली सरस्वती ने लाइफ ऑफ पाई और द गोल्डन कंपास जैसी फिल्मों में योगदान दिया है। उनका कहना है कि प्रतियोगिता में शौकिया फिल्म निर्माताओं के रूप में कुछ अद्भुत टैलेंट देखने को मिले हैं। बहुत साल पहले मैंने एक कंपनी चलाया था भारत में जिसका नाम था रिदम एंड ह्यूज, जिसके वजह से हमने 3 ऑस्कर अवार्ड्स जीते विजुअल इफेक्ट्स के लिए। तो तब मैं बहुत ही छोटी थी और तब जो बच्चे आ रहे थे, तब जो एप्लीकेशंस के लिए जो आ रहे थे, तो मुझे एक बात समझ में आ गया कि टैलेंट जो है वो यूनिवर्सल है, हर जगह है। यह प्रतियोगिता मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देती है। एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज उभरते भारतीय एनिमेटरों को अपना काम दिखाने, एनिमेशन के क्षेत्र में भारत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुंबई। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।